स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देखा था। वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने आपको बताया था कि हम जब वेरिएबल का नेम और उसकी टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि इसका नाम क्या होगा और उसकी डेटा टाइप या उसमें किस तरह का डेटा आएगा, जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। आज हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पढ़नी है कि वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं या इसका मतलब क्या है। इनिशियलाइजेशन, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे आपकी लिखा भी हुआ है, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब इनिशियलाइज वैल्यूज तो हम वैसे भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, लेकिन उसे हम इनिशियलाइजेशन नहीं बोलते। इनिशियलाइजेशन कब बोलते हैं? जब हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे इंट सी लिखा है, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे बल्कि नीचे लिख लेती हूँ दोबारा, इंट c इक्वल्स टू 9। अब ये इनिशियलाइजेशन है। मैंने साथ ही इसको डिक्लेयर किया था जो कि इक्वल था इंट c, और मैंने साथ इसको वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, और इस इक्वल के साइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इक्वल का साइन। और ये जब हम डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई है। वेरिएबल नेम इज़ रिटन। अब वैल्यू असाइन करते हुए हमेशा वेरिएबल का नाम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं आप, और इक्वल का साइन, और राइट साइड पे वो वैल्यू आती है जो आपने इनिशियलाइज करनी है, या जो वैल्यू आपने उस वेरिएबल में उस मेमोरी लोकेशन पे सेव करनी है, वो आपके पास राइट साइड पे आती है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब आप हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसके बाद हम दोबारा प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेमोरी बना के दिखाई थी, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें ये 3 वैल्यूज़ मैंने बनाई थी, वेरिएबल बनाए थे ए, बी और सी। ए में मैंने वैल्यू सेव कर दी 52, सी में मैंने वैल्यू सेव कर दी 96, और बी में और सी में मैंने वैल्यू सेव कर दी फॉर एग्जांपल 7। अब जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जब मैंने प्रोग्राम को बंद कर दिया, अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, उसके बाद मैंने दोबारा ऑन किया है, तो ये वैल्यूज़ ख़त्म नहीं होती। हमारी जो मेमोरी फिक्स हुई हुई है ए, बी और सी, वो नाम ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन ये वैल्यूज़ यहीं पे पड़ी रहती हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब कोई एक और वेरिएबल बनाती हूँ, जैसे मैंने अभी डी वेरिएबल बनाया है, तो वो यहाँ पे इस जगह पे, इसी जगह पे अगर उस, क्योंकि ये अब ए के लिए फिक्स नहीं था, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो ए भी खत्म हो गया। अब मैंने नया वेरिएबल बनाया है डी, तो हो सकता है कि वो इस डी को यही ए वाली लोकेशन असाइन कर दे। लेकिन आप देखें यहाँ पे पहले से 52 पड़ा हुआ है, तो जब इसको नाम असाइन हो गया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली डी की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई पहले से पड़ी हुई वैल्यू जो मेमोरी में पहले किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हुई थी, वो हमारे नए वेरिएबल को ना मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, हम साथ ही उसे वैल्यू असाइन कर देते हैं। और जब वैल्यू असाइन होती है तो वो पुरानी वैल्यू रिमूव हो जाती है, और उसकी जगह जो नई वैल्यू हमने दी है वो आ जाती है। तो हमें फिर पता होता है कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने उसी वक्त वो वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज करवाई होती है। ज़रूरी नहीं होता कि उस वेरिएबल में या उस लोकेशन पे कोई वैल्यू हो, लेकिन ये चांसेस होते हैं कि ऑलरेडी जो वैल्यू पहले से मौजूद है वो वहाँ पे आ सकती है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करवाते हुए मोस्टली हम 0 या 1 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अब सी जो है उसमें 0 वैल्यू सेव है। पहले हमें नहीं पता था कि इसमें 0 है, या डी मैं इसको कह लेती हूँ क्लियर करने के लिए कि डी में पहले ए, बी में, सी में से किसी की वैल्यू नहीं है। ए, बी, सी तो प्रोग्राम खत्म हुआ तो खत्म हो गए थे, लेकिन इनकी वैल्यूज़ उन्हीं जगहों पे पड़ी हुई थी। और अब जब हम नया वेरिएबल बनाएँगे, अगर इनमें से कोई एक लोकेशन मिल जाती है जो पहले इनको मिली थी, तो वो वैल्यू ले सकता है। तो हम अपनी पहले से मौजूद वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते हैं। और जो वो मीनिंगलेस डेटा, मीनिंगलेस इसलिए है जो ए, बी और सी की वैल्यू जब अब हमने यूज़ ही नहीं करनी, हमने वेरिएबल के नाम डिलीट कर दिए, तो अब हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया, यूज़लेस हो गया। तो उस मीनिंगलेस डेटा को हम कंप्यूटर में गार्बेज वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक है? वो मीनिंगलेस डेटा हमारे पास बेसिकली
गार्बेज वैल्यूज़ बनती हैं और हम इनिशियलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि हम गार्बेज वैल्यूज़ को रिमूव करें और कोई एग्जैक्ट वैल्यू अपने वेरिएबल को दे सकें। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए भी हमने सिंटैक्स फॉलो करना है, और वो सिंटैक्स क्या है, वो रूल क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू असाइन करते हैं अपने डेटा को। अब ये बात सिंटैक्स अब साथ साथ आप लोगों ने याद रखते जाना है कि हमने हर स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स लिखा था, मोस्टली सेम ही होता है। तो हमने कहा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त वैल्यू असाइन करने को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने पढ़ा था कि उसमें डेटा टाइप लिखनी है, आगे वेरिएबल का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल इट्स एज, और उसके बाद हमने वैल्यू असाइन कर देनी है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, इक्वल का साइन। ओके, यहाँ पे क्योंकि मैं सेंटेक्स लिख रही हूँ, चलिए ये एग्जांपल होगी है, मैं सेंटेक्स भी लिख देती हूँ। तो उसके साथ यहाँ पे एज इक्वल्स टू 24 और उसके बाद सेमी कॉलन। ये इसका पूरा एक एग्जांपल के साथ सेंटेक्स हो गया। मैं इसको अगर लिखूँ तो हम इसे लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद वैल्यू जो हमने उसमें स्टोर करनी है, और उसके बाद एंड पे सेमी कॉलन। ये बेसिकली सिंटैक्स है। अब इसके अंदर हम चीज़ें चेंज करते रहते हैं। अगर इंटीजर था तो मैंने लिख दिया इंट, डेटा टाइप क्या हो गई इंट, वेरिएबल का नाम क्या हो गया एज, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ही आएगा, और वैल्यू इसमें आ गई 24, और उसके एंड पे हमने क्या डाल दिया सेमी कॉलन। तो इस तरह से हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज होता है जब भी हमने उसको डिक्लेयर करते हुए कोई वैल्यू असाइन कर दी है। तो इसकी एग्जांपल्स आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं काफ़ी सारी, एक्सप्लेनेशन आप इसको डिटेल में और भी पढ़िएगा। मेन जो बातें आपकी रिटन फॉर्म में लिखी हुई हैं वो सारी एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद आपके पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, या आप ये कह लें कि आपके पास जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है और जब डिफाइन होता है। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है और डिक्लेरेशन क्या है। ओके, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन में हमने क्या पढ़ा था, जनरली देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग ए वेरिएबल। द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ वेरिएबल टू द कंप्यूटर। जब हम कहते हैं कि हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो हम कहते हैं कि हमने उसको एक नाम दे दिया है और उसकी डेटा टाइप बता दी है। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। इट डज नॉट एलोकेट, उस वक्त कंप्यूटर उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करता, सिर्फ वो एक वेरिएबल बन जाता है, उसका कोई नाम होता है, उसकी कोई डेटा टाइप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग टाइप एंड नेम ऑफ वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्लेरेशन मीन्स डिस्क्राइबिंग टाइप एंड नेम ऑफ वेरिएबल। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मीन्स allocating memory to variable। जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब है हमारी रैम के अंदर जाके एक मेमोरी स्पेस उसके लिए फिक्स हो गई है, एक लोकेशन हमने उसको असाइन कर दी है जो कि हमेशा उस वेरिएबल के लिए यूज़ होगी और उसमें वैल्यूज़ स्टोर होंगी। Okay. Variable definition specifies the name and type of the variable as well as allocates the memory location to store the data in the variable। और जब हम C लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं allocating memory to variable with हम लिख देते हैं type and name, के नेम के साथ साथ उसको नेम और टाइप के साथ साथ उसको मेमोरी भी असाइन कर दी जाती है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है हमारे पास
डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में। अब इस डेफिनेशन के लिए कोई अलग से स्टेटमेंट यूज़ नहीं होती। सी लैंग्वेज में हम डिक्लेरेशन और जब डिक्लेरेशन परफॉर्म करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो साथ ही वो डिफाइन हो जाता है, उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो जाती है मेमोरी के अंदर। सी लैंग्वेज में हमें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है रूल्स फॉर राइटिंग और फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। अब हमने बात कर ली, हमने वेरिएबल बनाते हैं, आइडेंटिफायर बनाने के 3 रूल हमने देखे थे कि उसमें स्पेस नहीं आती, रिजर्व वर्ड नहीं आते, और हमने पढ़ा था कि हमने उसमें 255 तक कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं, और प्लस हमने पढ़ा था कि वो स्टार्ट हमेशा लेटर से या अंडरस्कोर से होता है, और उसके अंदर नंबर, अंडरस्कोर और लेटर्स आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई सिंबल नहीं आ सकता। इसी तरह जब मैंने ये वेरिएबल का नाम रखा है ए बी एज, इससे पहले एवरेज रखा था, मार्क्स रखा था, तो इसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं। वेरिएबल को जब आप नाम देते हैं, रूल फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो जब आपने कोई यूज़र डिफाइंड वेरिएबल बनाया है तो उसको नाम देने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो में चलिए मैं इनको नंबर्स के साथ लिखती जाती हूँ। पहला रूल क्या है कि इट में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, लेटर्स मीन अल्फ़ाबेट्स ए बी सी कैपिटल में या स्मॉल में, डिजिट्स, डिजिट्स मीन नंबर्स 0 1 2 3 to 9, कोई भी डिजिट्स आ सकते हैं, एंड हमारे पास लास्ट में आ जाता है अंडरस्कोर। ओके, ये एंड में ये वाला नहीं लिखती, एंड अंडरस्कोर, ये जो आपके पास अंडरस्कोर का सिंबल होता है, दिस वन, ये वाला सिंबल, सिर्फ लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकता है, उसके अलावा नाम में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक परसेंटेज का साइन, हैश का साइन, इसके अलावा एंड का साइन, जितने भी बाकी साइन हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे नेम में नहीं आ सकते, ये गलत है। ठीक है, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल के नाम में। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल हमारे पास क्या है वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट करेक्टर है, जो नाम शुरू होता है, वो हमेशा फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी, अब मे नहीं है, मस्ट है, कि ज़रूरी है कि ये ऐसा ही हो, मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। शुरू में आप सिर्फ लेटर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स शुरू में यूज़ नहीं कर सकते। नंबर्स नाम के दरमियान में या एंड पे आ सकता है, लेकिन स्टार्ट में आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। उसके फर्स्ट कैरेक्टर में आपके पास लेटर या अंडरस्कोर ही होना चाहिए। लाइक अगर मैं लिखती हूँ अंडरस्कोर नेम, इट्स करेक्ट। अगर मैं लिखती हूँ नेम, इट्स करेक्ट। अगर मैं लिखती हूँ नेम लाइक हम ऐसे कर सकते हैं, हमें फादर नेम लिखना है तो फादर नेम, ये भी ठीक है। और अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे यूँ लिख सकती हूँ फादर अंडरस्कोर नेम, ये भी ठीक है। स्पेस भी नहीं दे सकते आप नाम के दरमियान में, क्योंकि स्पेस भी एक एज ए करेक्टर डील होती है, ये ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे नेम के साथ परसेंटेज का साइन लगा देती हूँ तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फादर और नेम को सेपरेट करने के लिए ये सेंटर वाली बार लगा देती हूँ लाइन, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके नेम का फर्स्ट करेक्टर जो है, सॉरी मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ 9, अगर मैं यहाँ पे कोई और सिंबल लगा देती हूँ तो वो गलत हो जाएगा। जो थर्ड रूल है हमारे पास नेम लिखने का, वो क्या है कि ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड। जो बात अभी मैंने आपको बताई कि आपने ब्लैंक स्पेसेस ऐड नहीं करनी होती। अगर आप ब्लैंक स्पेस ऐड कर देंगे तो वो उसको एज ए 2 वेरिएबल्स लेगा, एक वेरिएबल नहीं लेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फादर और स्पेस के साथ नेम लिखती हूँ तो ये गलत है, क्योंकि स्पेस को वो कंसीडर नहीं करता। जहाँ पे स्पेस आती है वहाँ पे उसका वर्ड ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एज ए सिंगल वेरिएबल यूज़ नहीं हो सकता। तो अगर हमें इन दोनों को यूज़ करना है तो मेथड मैंने अभी आपको बताया था
कि हम इनके दरमियान में अंडरस्कोर लिख सकते हैं, या हम इसमें स्पेस ख़त्म करके फादर का एफ कैपिटल कर दिया और नेम का एन कैपिटल कर दिया है, जो कि बता रहा है कि ये फादर नेम दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने एक वेरिएबल बनाया, स्पेसेस नहीं डाल सकते। इसके बाद फोर्थ में हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड एंड लोअर केसेस आर अलाउड। अब इसमें ऐसा होता है कि हमने, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर अगर गौर से पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। इट्स मीन कि अपर और लोअर केस जो आपके ए बी सी है, अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों डिफरेंट हैं। सी लैंग्वेज के लिए ये दोनों डिफरेंट है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाना है ए का, तो मैं इंट ए और ए, ये दो वेरिएबल मैंने बना लिए। ये अब एक वेरिएबल नहीं है, ना ही वो इसको एज ए सिंगल वेरिएबल डील करेगा। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। तो अगर आपको सेम तरह के वेरिएबल्स के नाम रखने हों तो आप उनमें केसेस अपर या लोअर केस का डिफरेंस बना सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, कि हमारे पास स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते, जो बात ऊपर भी बताई गई। जो फिफ्थ रूल है, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। ना शुरू में, ना दरमियान में, ना आखिर में, आप इनको कहीं पे भी नहीं यूज़ कर सकते। आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉलर साइन, एस्ट्रिक मार्क एंड, ये आप वेरिएबल नाम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जो सिक्स रूल है वो है आपके पास रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड की वर्ड जो आपने पढ़े हैं, जो कि पहले से डिफाइंड वर्ड्स हैं, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए, आर नॉट अलाउड। तो जितने भी 32 टोटल रिजर्व वर्ड्स हैं जो आपके इस चैप्टर के शुरू में दिए हैं, उनमें से कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। इसके बाद आपके पास है कि जो वेरिएबल का नाम है, सेवंथ में उसकी लेंथ या उसमें कितने टोटल अप टू 32 करेक्टर्स आ सकते हैं, इससे बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। आपने जितना भी लेंथी नाम रखना है, जो लेंथ है वो अप टू 31 है, सॉरी 31 करेक्टर्स तक आप रख सकते हैं, इससे बड़ा नाम वो सेव नहीं करेगा। अगर आपने कोई ऐसा नेम रख दिया जो 31 करेक्टर से ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट 31 एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद वाले खुद ही डिलीट कर देता है। और उसके बाद लास्ट में है आपके पास जो, कि आपके पास एक वेरिएबल सिर्फ एक डेटा टाइप के लिए यूज़ होना चाहिए। यूज़ ए वेरिएबल नेम फॉर ओनली वन डेटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें जब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, ये इसका मतलब ये नहीं था कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस ए को डिफाइन कर रही हूँ इंटीजर के साथ, तो मैं इसके साथ दोबारा से फ्लोट के साथ या करेक्टर के साथ नहीं लिख सकती। लाइक इंट ए है और मैंने दूसरा लिखना है करेक्टर ए, तो ये गलत हो जाएगा। ए की वेरिएबल है, अब ये दोनों कैपिटल ए तो सेम है ना, तो अब मैं सेम वेरिएबल नेम दो डेटा टाइप्स के साथ यूज़ नहीं कर सकती। अगर मुझे यही ए नेम चाहिए तो मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे ए कर दूँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन आप लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट मार्क्स और मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्लोट मार्क्स, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स एक डेटा वेरिएबल का नाम है और दो डेटा टाइप्स के साथ है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मार्क्स में होल नंबर आएंगे और दूसरे में हम कह रहे हैं कि इसमें डेसिमल पॉइंट नंबर्स आएंगे, तो ये गलत हो जाता है। आप जब भी वेरिएबल का नाम रखते हैं तो एक डेटा टाइप के साथ ही हमेशा उसे लिखते हैं, उसे दो दफ़ा यूज़ नहीं करते। इन शॉर्ट्स कि आप एक वेरिएबल के नाम को दो दफ़ा यूज़ नहीं करते, या दो वेरिएबल सेम नेम के नहीं बना सकते, चाहे उनकी डेटा टाइप सेम हो या डिफरेंट हो। ओके, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, कैसे हम उसे बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि रूल तो नहीं है लेकिन एक सजेशन है कि रीडेबल होना चाहिए।
आप जब वेरिएबल नाम बनाते हैं तो वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ताकि प्रोग्राम जब कोई बंदा पढ़ रहा हो तो उसे समझ आ जाए कि इस वेरिएबल में किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी या ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे इंट ए बी सी, ये ठीक वेरिएबल्स हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन ए बी सी में क्या वैल्यूज, वैसे ही नंबर स्टोर हैं या कोई स्पेशल नंबर स्टोर हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन जब मैं लिखूंगी इंट मार्क्स, तो देख के ही पता चल रहा है कि इसमें नंबर्स मार्क्स स्टूडेंट की ऑब्टेन्ड या स्टोर हैं। अगर मैं लिखूंगी इंट एज, तो देख के ही पता चल रहा है कि इसमें एज की वैल्यू स्टोर है। तो ये इसका मतलब होता है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको देख के समझ आ जानी चाहिए कि उसमें डेटा कैसे स्टोर होगा। सेकंड, रीडेबल मीन कि आप उसको आसानी से पढ़ सकें। जब आप 2 या 3 वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जैसे फादर नेम की मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट फादर नेम, अब एट फर्स्ट वो इसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, ये पूरा क्या वर्ड लिखा हुआ है, ये क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। इस तरह माय फ़ोन नंबर, इस तरह जो 2-3 वर्ड्स को कंबाइन करके जब हम वेरिएबल नेम बनाते हैं, तो उसमें हमें उसे रीडेबल बनाने के लिए या तो हम उनके दरमियान में अंडरस्कोर डाल सकते हैं। अब ये बहुत क्लियर है फादर नेम, या हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर सकते हैं, जो कि डिफरेंशिएट कर रहा हो कि यहाँ पे आके दूसरा वर्ड शुरू हो गया। यहाँ पे अब देखें, अब भी क्लियरली पता चल रहा है कि ये फादर और ये नेम है। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल के नेम्स को ज़्यादा मीनिंगफुल और रीडेबल बना सकें। ये एक सजेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें। आपके लिए ए बी सी भी ठीक है, मार्क्स और एज भी ठीक है। आप ए में भी मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, बी में भी एज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या है कि आप मार्क्स और एज के नाम से ही वेरिएबल बनाएं, क्योंकि जब आप फिर यूज़ भी कर रहे होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता है एज के लिए आपने एज का वर्ड ही यूज़ किया, मार्क्स के लिए आपने मार्क्स का वर्ड ही यूज़ किया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होंगे। यहाँ तक थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, वो मेमोरी लोकेशंस जहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स ऐसी वैल्यूज़ जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो उसमें आपके पास आ जाता है 8, 90, अली, कराची, ये सारे क्या हैं, नाम हैं, नंबर्स हैं। 8 इज़ ऑलवेज 8, 90 इज़ ऑलवेज 90, अली हमेशा अली ही नाम रहेगा, कराची हमेशा कराची सिटी ही होगी। तो ये हमारे पास वो नाम हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते। तो कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। किया एक दफ़ा जब हम ये वैल्यूज़ लिख देंगे तो फिर वो प्रोग्राम जितनी दफ़ा मर्जी हम रिपीट करें, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ यूज़ होंगी, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल की टाइप्स थी कि इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स हैं। कॉन्स्टेंट टाइप्स, 3 तरह के कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं। नंबर 1 इज न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे, नंबर्स वाले। जितने भी नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होंगे। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी दो आगे टाइप्स हैं बेसिकली। ए इज इंटीजर, वो नंबर्स जो होल नंबर हैं, और बी क्या है हमारे पास, फ्लोट, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जिसमें हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ रही होती है, वो हमारे पास फ्लोट कांस्टेंट है और इंटीजर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक में कोई भी नंबर आ सकता है, जो भी आप लिखें, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ये वैल्यूज़ अब हमेशा ऐसी ही रहनी है। तो कांस्टेंट वो वैल्यूज़ जो कभी चेंज नहीं हो सकती, और इसकी टाइप्स में सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, और न्यूमेरिक कांस्टेंट को हम दो में डिवाइड करते हैं, जो कि है इंटीजर। इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स हैं, और दूसरी है हमारे पास फ्लोट, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 5, 6, -20, ये सारे इंटीजर कांस्टेंट हैं। और फ्लोट वो है हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं, पॉइंट्स में जो आ रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ 6.237, 2355, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -6, 65.89, ये सारे क्या हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट
नंबर्स हैं और ये सी में हम यूज़ कर रहे होते हैं पॉजिटिव। अब इसमें जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आप नंबर्स लिख रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आप स्टोर कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो उसके साथ आप प्लस का साइन लिखते हैं, +6। ये भी पॉजिटिव नंबर है और खाली जब 6 लिखते हैं तब भी आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि प्लस का साइन लगाना साथ ज़रूरी नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर पॉजिटिव नंबर ही होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर लिखेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन लगाना ज़रूरी होता है। तो जब भी आप रियल वाला लिखें या इंटीजर लिखें, फ्लोट लिखें, अगर आपने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। पॉजिटिव के साथ आप प्लस का साइन लगा भी सकते हैं या उसको स्किप भी कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की, वो है करेक्ट। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। एनी लेटर, एनी डिजिट, एनी सिंबल रिटन इनसाइड ए सिंगल कोट इज कॉल्ड ए करेक्टर। अब यहाँ पे करेक्टर से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि ए बी सी या लेटर्स। हम जब भी कोई चीज़ प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोट में लिखते हैं, ये सिंगल कोट है हमारे पास, इसमें मैंने ए लिखा तो ए एक करेक्टर बन गया है। इसमें मैंने वाई लिखा तो वाई एक करेक्टर बन गया है। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर 3 लिखती हूँ तो ये 3 भी अब एक करेक्टर बन गया है। एनीथिंग रिटन इनसाइड दीज सिंगल कोट्स इज कॉल्ड ए करेक्टर। और जब वो करेक्टर फिक्स होगा, चेंज नहीं हो सकता, ए हमेशा ए ही रहेगा, वाई हमेशा वाई रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। इसी तरह मैं सिंगल कोट के अंदर अगर एंड का साइन लिख देती हूँ तो अब ये एंड भी एक character बन गया है। So any character written within single quotation mark is known as character constant। alphabetical characters, digits, special symbols कोई भी आपके पास as a constants character constant यूज हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है, एक ही आता है। मैं यहाँ पे ए बी नहीं लिख सकती, सिर्फ एक करेक्टर आएगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो थर्ड टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं वो क्या है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग is collection of characters। स्ट्रिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट्स कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। जब आप एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास एक स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे अभी मैंने नाम लिखा था अली, अब इसमें कितने करेक्टर्स हैं, एक दो तीन, तीन करेक्टर्स हैं। तो अब हम इसको करेक्टर नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर हमेशा लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एड्रेस लिख देती हूँ, लाइक स्ट्रीट नंबर 4 सिटी खारियाँ। अब देखें इसमें भी मैंने क्या किया है, डिफरेंट करेक्टर्स को कंबाइन कर दिया है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें स्पेशल सिंबल्स भी हैं, इसमें नंबर भी है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग बना है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उनको डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग डील होता है, एज ए टेक्स्ट डील हो रहा होता है। तो जो भी चीज़ जो आपने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी है उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये आपके पास रिटन इनसाइड डबल कोटेशन मार्क। और ये आपके पास इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, इसमें डिजिट्स भी आ सकते हैं, इसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो ये आपके पास, और क्योंकि ये अली मैंने जब ये स्ट्रिंग लिखा है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, जो एड्रेस है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये खुद से चेंज नहीं हो सकता जब तक कोई इसे चेंज ना करे। तो ये इसलिए कांस्टेंट हैं। तो ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं हो सकती उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वो स्ट्रिंग्स जो चेंज नहीं होंगे वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होंगे, वो करेक्टर जो चेंज नहीं हो सकते वो करेक्टर कांस्टेंट होंगे, और वो नंबर जो चेंज नहीं हो सकते वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ तक आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। इसको आप थॉरली रीड करें बुक से। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक या दो टॉपिक्स पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम प्रोग्राम्स भी साथ साथ करना शुरू करेंगे, जो आपके एग्जाम्पल्स आएंगी और आपको क्लियरली सी लैंग्वेज समझ आएगी।
अल्लाह हाफ़िज़।